हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की फिजिक्स की यूजी पीजी की वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हमारे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस है, जैसे स्ट्रेन, स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ स्ट्रेन, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। मतलब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। बेसिकली देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास कोई बॉडी है, उसके ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। उस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से, जिसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हो, उसकी वजह से उस बॉडी की शेप में या फिर उसकी साइज में कुछ चेंज आता है, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड अ स्ट्रेन्ड बॉडी, ठीक है। उस बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। उसके अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाती है, तो उसको स्ट्रेन्ड बॉडी कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। अब उसके अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, जो चेंज आया है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो उस बॉडी के अंदर पहले उसकी डायमेंशंस क्या थी और अब उसकी डायमेंशंस क्या है, तो उनके अंदर तो जो रिलेटिव चेंज आता है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर है। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ पहले एल थी, एल लेंथ की कोई वायर है, ठीक है। जैसे ही हमने उसको खींचा, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके हमने उसको खींचा, जैसे हमने उसको खींचा तो मान लीजिए ये पहले इतनी थी, अब थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है। अब इसकी लेंथ में चेंज कितना आ गया, तो मान लीजिए डेल्टा एल चेंज आ गया। तो अगर हमें स्ट्रेन पता करनी है तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिलेटिव चेंज होगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि या तो आप ये कह दो कि रिलेटिव चेंज कितना होगा, या तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि भाई इन दोनों का रेशियो कितना होगा, ठीक है। यही तो है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। अब समझ में आया स्ट्रेन क्या है। सिंपल सी बात देखो, अब कंटेंट को भी पढ़ लो, इजीली समझ आ जाएगा। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स act on a body, they produce a relative displacement in its various parts such as change in length, उसकी लेंथ में चेंज हो सकता है, आप उसको खींच रहे हो तो उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी को आपने किसी फ्लूइड के अंदर डाल दिया, ठीक है, जैसे पानी के अंदर डाल दिया, तो वो उसके पूरे वॉल्यूम पर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली कम ही होगा क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ेगा पानी से, ठीक है। मान लीजिए एक पानी है, मान लीजिए एक पानी की इस तरह से आपने एक वेसल ले लिया, उसके अंदर कोई भी आपने स्फेरिकल बॉडी डाल दी, तो अब ये पानी इसके पूरे वॉल्यूम पर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लेंथ में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। या फिर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसको आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये तो फिक्स्ड रहती है, ये सरफेस तो इसकी फिक्स्ड रहती है, और ये कुछ इस तरीके से खिसक जाता है, इस तरीके से खिसक गया, तो इसकी शेप में चेंज हो गई, तो उसकी लेंथ में या उसके वॉल्यूम में या उसकी शेप में चेंज हो सकता है, और उस बॉडी को हम स्ट्रेन्ड बॉडी कहेंगे, ठीक है। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, दे प्रोड्यूस अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन इट्स वेरियस पार्ट्स सच एज चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और इट्स शेप, देन द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड। उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन्ड कहेंगे। द रिलेटिव चेंज, अब देखो यहाँ पर बेसिकली सही से बात आ रही है, द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। इसको हम स्ट्रेन कहेंगे, किसको, उसके रेशियो को या फिर उसके रिलेटिव चेंज को हम कहेंगे। अब रिलेटिव चेंज को कैसे कहेंगे, उनमें हम इसको हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के अंदर समझ पाएंगे कि देखो सिंपल सी बात है, लीनियर स्ट्रेन में उसकी लेंथ में डिफरेंस आएगा तो लेंथ बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन के अंदर, और शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर है उसके अंदर उसकी शेप में चेंज होगा, ठीक है। तो उसके फॉर्मूलाज तो हम इन 3 टाइप्स में समझ पाएंगे। देखो, द स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेज प्रोड्यूसिंग इट, यानी हमारी स्ट्रेन जो है वो किस टाइप की होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा। ये तो सिंपल सी बात है, जिस टाइप का फोर्स लगाओगे उस टाइप की आपकी स्ट्रेन हो जाएगी। मान लो आप लेंथ से खींच रहे हो तो वो कौन सा हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा आपका। आप वॉल्यूम पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सॉरी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम पर तो प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वॉल्यूम पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब वो वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसकी शेप उस तरीके से चेंज कर रहे हो तो वो फिर
फिर कौन सा हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेन किस पर डिपेंड करता है कि भाई नेचर ऑफ फोर्स, आप कौन सा फोर्स और किस तरीके से उस पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और नेचर ऑफ फोर्स के आधार पर हम कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, लीनियर स्ट्रेन होता है। लीनियर स्ट्रेन का मतलब सिंपल सी बात है कि आप उसकी लेंथ पर, फॉर एग्जांपल देखो एक डायग्राम बना करके सीखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई वायर है, ठीक है, इस पर आपने दोनों तरफ कोई F और F फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले इसकी लेंथ L थी, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें चेंज आ गया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, F आपने अप्लाई किया हुआ था और ये L तो हो ही गई, L तो इसकी लेंथ पहले से ही थी, अब चेंज कितना आ गया, तो डेल्टा L चेंज आ गया, डेल्टा L चेंज आ गया। ठीक है, तो अब इस केस में जो लीनियर स्ट्रेन होगी, इस केस में स्ट्रेन जो होगी वो कौन सी होगी, लीनियर स्ट्रेन होगी। सिंपल सी बात, लीनियर स्ट्रेन होगी द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ लीनियर स्ट्रेन। तो इसके अंदर क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एल बाय एल, जहां पे डेल एल बी द चेंज इन लेंथ एंड एल बी द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एल बी द लेंथ ऑफ बॉडी एंड डेल एल बी द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, सिंपल सी बात। डेल एल क्या है, चेंज है लेंथ में, एल क्या है, पहले लेंथ कितनी थी, और इन दोनों का जो रेशो है वो लीनियर स्ट्रेन है। और लीनियर स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या हो गई, द चेंज इन द लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। अब जो लेंथ के लिए किया वही सेम आपको वॉल्यूम के लिए करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ टब है जिसके अंदर आपने कोई स्फेरिकल बॉडी डाल दी, अब पानी उसके चारों तरफ ही फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो मान लीजिए इसके वॉल्यूम में डेल वी चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वी वॉल्यूम था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल वी बाय वी, वेयर डेल वी इज द, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई कि वॉल्यूम स्ट्रेन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय वी, वेयर डेल वी बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। द चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है, सीधा चेंज नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, ये होता है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। समझ में आया, सिंपल है बच्चा पार्टी। चलो थैंक यू। चलो नेक्स्ट देखो भाई, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है भाई, शेयरिंग स्ट्रेन देखो इसमें समझने वाली बात यहाँ पर आती है। दोनों स्ट्रेन समझ आ गए, चलो अब इनके डायग्राम्स को हम क्लियर करते हैं और शेयरिंग स्ट्रेन को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग स्ट्रेन जो है ना, या फिर इसको शेयर भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बच्चों को अक्सर यही समझ नहीं आता। ठीक है, ध्यान से सुनना कि मान लीजिए हमारे पास इस टाइप की कोई बॉडी है, इस टाइप की कोई बॉडी है, तो हमने क्या किया कि इसकी ये जो सरफेस है इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको हमने फिक्स कर दिया, यानी इस पर किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर हमने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, अब ये बॉडी, द बॉडी गेट डिफॉर्म्ड, अब ये बॉडी अपनी शेप में चेंज कर लेती है, अब ये बॉडी अपनी शेप में चेंज कर रही है। मान लीजिए अब ये बॉडी कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, मतलब हमने क्या किया कि F फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में एंड द बॉडी गेट डिफॉर्म्ड, बॉडी डिफॉर्म हो गई, यानी बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो गई। अब देखो, अब इसकी मान लीजिए ये कोई A B C D था, अब इसकी जो नई शेप है वो क्या आ गई, B डैश एंड A डैश। तो यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेन होगा या जो शेयर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल पता करनी है कि भाई जो पहले आपकी फिक्स्ड पॉइंट था, पहले आपका जो फिक्स्ड पॉइंट था, यानी जो फिक्स्ड लेयर थी, वो कोई भी फिक्स्ड लेयर ले लो। मान लीजिए पहले क्या था, AD था, पहले AD था और अब कितना हो गया, A डैश D हो गया। पहले क्या था, AD और अब क्या हो गया, A डैश D। तो खिसका कितना ये आपको पता करना है, तो खिसका कितना, A से लेकर A डैश खिसका, A से लेकर A डैश खिसका, और कौन सी लेयर खिसकी, AD खिसकी, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, A डैश, मतलब जितना खिसका वो। ठीक है, और किसके सापेक्ष खिसका, मतलब कौन सी लेयर खिसकी है वो हो जाएगा AD। अब समझ में आया, मतलब ये AD
AD तो था और वो AA डैश खिसक गया तो आपका शेयरिंग स्ट्रेन क्या आ जाएगा, AA डैश बाय AD। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी भी नहीं समझे तो एक और चीज़ कर लेते हैं। मान लीजिए इस चीज़ को समझ लीजिए, इस चीज़ को आपकी BC जो है मान लीजिए इसकी लेंथ है L, BC की लेंथ है L, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया तो बॉडी कुछ खिसकी, कितनी खिसकी, मान लीजिए x, ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, x बाय L, मतलब जितनी लेंथ थी और वो कितनी खिसक गई वो x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि tan फाई कौन सा एंगल हो जाएगा, फाई ये वाला एंगल हो जाएगा। tan फाई इज इक्वल्स टू x बाय L एंड दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन और शेयर। बताओ अब अच्छे से कि समझ आया या नहीं, जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताना कि भाई शेयरिंग स्ट्रेन समझ में आ गया क्या। शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है, इसको tan फाई भी कर सकते हैं और tan फाई की वैल्यू कम हो, जब tan फाई की वैल्यू बहुत ही कम होती है तब tan फाई की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है फाई के, ठीक है। tan फाई की वैल्यू जो बहुत कम होती है, फाई की वैल्यू जो बहुत कम होती है, आपने सुना होगा कि जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तब tan थीटा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा होता है। तो हमने tan फाई को ऑलमोस्ट फाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसके टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा भाई, x बाई L हो जाएगा। और क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप B डैश ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा B डैश बाय BC, मीन्स कौन सी लेंथ है और वो कितना खिसक गई, उन दोनों का रेशो जो है दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन और शेयर। अब बताओ बच्चा पार्टी, स्ट्रेन समझ में आ गया क्या, स्ट्रेन समझ में आ गया। सिंपल सी बात, अगर उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है तो हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा, और अगर शेप में चेंज हो रहा है तो शेयरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। अच्छा इसको पढ़ा नहीं, पढ़ लेते हैं। इफ एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस अ चेंज इन अ शेप ऑफ द बॉडी सो शेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। अब देखो इस लाइन को पढ़ते ही समझ आ रहा है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स्ड लेयर से कितनी दूर पर है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से देखना, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फिक्स लेयर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो ऊपर लिखा गया, ठीक है, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फिक्स्ड लेयर से कितनी दूरी पर है, तो L दूरी पर है, तो ये हो गया x बाय L, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। तो ये था स्ट्रेन, अच्छे से समझ आया तो कमेंट करिएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। ओके सो नेक्स्टली अपने जान लेते हैं कि भाई स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस के बारे में सिंपली आप समझ ही चुके हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, कोई हमारे पास बॉडी थी, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी की हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हम कर ही रहे हैं। तो इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए उसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और जैसे ही हमने उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया वैसे ही वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ गई। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हो, तो उसकी शेप में चेंज हो गया, ठीक है, उसकी शेप में चेंज हो गया, बॉडी की शेप में चेंज हो गया, ठीक है जी। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटा रहे हैं तो बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो अपनी वापस से इनिशियल स्टेट में जा रही है। तो उस केस में क्या होता है, देखिए कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाते हैं तो उसके अंदर उस बॉडी के इनसाइड, ठीक है, एक और रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बॉडी ली, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है जी, ओके चल रहा है। अब जैसे ही उसको आप हटाते हो वैसे ही उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स था जो पहले उस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहा था। अब आपने एक फोर्स हटा दिया तो वो जो पहले से उसके अंदर जो फोर्स सेटअप हुआ था वो वापस उसके अंदर लेकर जा रहा है उसको उसके इनिशियल स्टेट की तरफ। अच्छा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, जैसे ही आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो खींच कौन रहा है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है, ठीक है, हम खींच रहे हैं उसे, एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा है। लेकिन उस स्प्रिंग के अंदर जो अंदर उसके खिंचाव उत्पन्न हुआ है, जो कि हमारे द्वारा जैसे स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा वो उसको वापस इनिशियल स्टेट में लेकर आएगा, तो वो जो इनसाइड उसके खिंचाव उत्पन्न हो रहा है दैट इज स्ट्रेस। समझ आया, ठीक है, क्लियर था। चलिए अब इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड टू अ बॉडी द बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड, ठीक है जी, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। ड्यू टू द इलास्टिसिटी
Due to the elasticity of material, some internal forces are developed in the body which tends to restore the body back to its original form. यानी इलास्टिसिटी की वजह से वो अंदर उसके सेटअप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल फोर्स हटाया वापस से अपनी इनिशियल फॉर्म में आ जाएगी. द रिस्टोरिंग और रिकवरिंग फोर्स सेटअप इनसाइड द बॉडी एंड मेजर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. यानी जितना वो फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है उसको ले लीजिए और फिर देख लीजिए कि पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज स्ट्रेस. वही क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा. ठीक है, समझ आया. चलिए मान लीजिए कि आपका कोई ए एरिया है, ठीक है, ए एरिया है और उस पर फोर्स ऑफ एफ लगा रहे हो, ए एरिया उस पर फोर्स ऑफ एफ लगा रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, फोर्स बाय एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है वो स्ट्रेस दिखाना होता है. समझ आया, क्लियर था ये बात. चलिए, दीज इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड आर इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस. देखो आपने स्प्रिंग को खींचा था, आपने स्प्रिंग को खींचा था तो आपका फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, उसके अंदर जो स्ट्रेस सेटअप हुआ वो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है. आप उसको बाहर की तरफ, लेकिन वो अंदर की तरफ खींच रहा है. यानी जितना आप इधर खींचोगे उतना ही इनसाइड डेवलप हो जाएगा, है ना, कि जितना आप बाहर खींचोगे उतना ही स्प्रिंग के अंदर डेवलप होगा. तो ये दोनों इक्वल तो होंगे बट डायरेक्शंस में ऑपोजिट होंगे. समझ आई बात इतनी. चलिए जी, सिंपल है कि दीज इंटरनल फोर्सेस डेवलप्ड आर इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस. क्योंकि जितना आप अप्लाई कर रहे हो उसकी शेप बिगाड़ने के लिए, वो अपनी शेप में वापस आने के लिए उतना ही उसकी जस्ट अपोजिट साइड में लगाएगा. ठीक है, समझ आई ये बात, सिंपल थी. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया, एफ बाय ए. ठीक है, अब स्ट्रेस आपकी दो टाइप्स की होती है, एक तो है नॉर्मल स्ट्रेस और एक है टेंजेंशियल स्ट्रेस. अब सिंपल सी बात है, इसको एक एग्जांपल लेकर के समझ रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के नॉर्मल पर आप लगा रहे हो, यानी उसके जो सरफेस है, उसकी सरफेस है, ठीक है, उसके नॉर्मल पर अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, यानी उसके क्रॉस सेक्शन को इस तरह से दबा रहे हो, तो वो तो हो गया आपका नॉर्मल फोर्स. ठीक है, सिंपल समझ में है कि आप उसको प्रेस कर रहे हो, कोई भी फोर्स है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस में गिना जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप उसकी टेंजेंशियल को कर रहे हो, यानी जैसे कि हम किस में करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन में करते हैं, तो टेंजेंशियली अप्लाई करते हैं, तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया. देखो इसको पढ़ के देखो, समझ आएगा. नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, इफ F be the force applied normally to an area of cross section A. यानी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, उसके ऊपर नॉर्मली आप फोर्स लगा रहे हो. जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी तरीके से, यानी उस पर लंबवत जो लगने वाला फोर्स है, सीधा हम जाकर के फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल फोर्स. और उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी. अब सेकेंडली है टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, इफ द फोर्स अप्लाइड इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर नहीं लगा रहे हो, उस पर टेंजेंशियली लगा रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये, इस बात को आप अच्छे से समझ पाओगे. देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई बॉडी है हमारे पास. अब नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना फोर्स लगाओगे उतनी स्ट्रेस हो जाएगी, है ना, कि जितना आप फोर्स लगाओगे पर यूनिट एरिया वही स्ट्रेस हो जाएगी. तो फोर्स को समझ लेते हैं. मान लीजिए आप इसके नॉर्मल पर स्ट्रेस लगा रहे हो, तो हम क्या करें, इसको दबा रहे हैं, इसको अंदर की साइड दबा रहे हैं. अगर दबा रहे हैं तो वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर लग रहा है, दैट मीन्स वो क्या, एक नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं. लेकिन अगर हम इसके टेंजेंशियल लगा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं लगा रहे, बल्कि हम ऐसे लगा रहे हैं जिससे कि ये घूम रहा है, ठीक है ना. अगर ऐसे लगाते तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स होता, नॉर्मल स्ट्रेस होता, लेकिन हम टेंजेंशियली लगा रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस. समझ आया. अच्छा, इसको एक और एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि ये देखिए, ये हमारी जब लीनियर स्ट्रेन की हमने बात की थी, तो लीनियर स्ट्रेन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं. ये हमने फोर्स लगाया और इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, मान लीजिए पहले L थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, बाद में L प्लस डेल एल हो जाएगी. तो यहाँ पर हमने फोर्स कैसे अप्लाई किया, ये नॉर्मल फोर्स था. ठीक है, नॉर्मल फोर्स था, ठीक है जी. बट टेंजेंशियल फोर्स में हमने क्या किया था कि टेंजेंशियल फोर्स में हमने इसके सरफेस के ऊपर नहीं लगाया था, बल्कि हमने इसको इस तरीके से टेंजेंशियली लगाया था, ताकि ये क्या हो, ये आगे इस तरीके से झुक जाए.
समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि एक तो होता है उसकी शेप बिगाड़ने के लिए, वो तो टेंजेंशियल हो गया, एक होता है उसको दबाने के लिए, तो दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। समझ आया? नॉर्मल स्ट्रेस लंबवत होता है। आप किसी स्फेरिकल बॉडी से समझ सकते हो, स्फेरिकल बॉडी है, इसको अंदर की तरफ दबाने के लिए लगा रहे हो, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन ये ऐसे है, इसकी साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको इस तरीके से टेंजेंशियली लगा रहे हो जो उसकी शेप में चेंज कर दे, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। समझ आया इतनी बार? ठीक है, तो ये दो टाइप्स का होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए, तो स्ट्रेस हमने समझ लिया, स्ट्रेन हमने समझ लिया। सो वेल इनफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।